चलिए तो ये हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं, आईपीओ का भी एनालिसिस कर रहे हैं, फंड का भी एनालिसिस कर रहे हैं। जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं अभिषेक के ऊपर। चलिए अभिषेक बताइए, अभी नया फंड कौन सा खुला हुआ है? थैंक यू विपुल जी। और बड़ौदा पीएनबी परिभाष म्यूचुअल फंड हाउस करीब 21 साल पुराना ये फंड हाउस है और 40,000 करोड़ रुपए का इसका एयूएम है जो ये अभी मेंटेन करके चल रहा है। जो अभी ये फंड लेकर आया है वो एक्चुअली सेक्टोरल और थीमेटिक फंड कैटेगरी का ये एनएफओ है और इसका नाम जो है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बड़ौदा पीएनबी परिभाष बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट फंड, इसका नाम ये है। इसकी अगर फंड की अगर बात करें तो इसमें फंड मैनेजर उन कंपनियों में निवेश करता है, उन बड़ी कंपनियों में निवेश करता है जो कि अलग अलग सेक्टर्स की मतलब अलग अलग बिजनेसेस में ये एक तरह से डील कर रही होती है, जैसे कि रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, यानी कि बड़े ग्रुप्स की बड़ी कंपनियां जो कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस में डील कर रही होती हैं, उनमें ये फंड मैनेजर जो होंगे वो इसमें निवेश करेंगे। ऐसी कंपनी जो होती है वो फंडामेंटली मजबूत मानी जाती है और लॉन्ग टर्म में एक तरह से अच्छे रिटर्न देने की इनमें क्षमता होती है। तो ऐसे फंड में ऐसी कंपनीज में ये फंड मैनेजर जो होंगे इस फंड के जरिए निवेश करेंगे। बेंचमार्क की अगर बात करें तो बीएसई सेलेक्ट बिजनेस ग्रुप टीआरआई यानी कि ये इसका बेंचमार्क रहेगा। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 2 सितंबर यानी कि आज से ये खुल गया है और आप इसमें 15 सितंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 22 सितंबर तक आपको इसका अलॉटमेंट जो होगा वो मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की बात करें तो 1,000 रुपए का आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। 500 रुपए की जो रहेगी इसमें एसआईपी भी आप इसमें कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% रहेगा। अगर आप कुल यूनिट्स का 10% से ज़्यादा अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करने की कोशिश करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर लगेगा। फंड मैनेजर्स की अगर बात करें तो जितेंद्र श्रीराम और कुशांत अरोड़ा इसके फंड मैनेजर्स होंगे। वहीं अगर पेयर कंपैरिजन देखें तो ज़्यादा कोई फंड इसमें ऑलरेडी पहले है नहीं, तो ये न्यू कैटेगरी है। हालांकि एक बस फंड आया था आपका दिसंबर 2024 में जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ का कॉन्ग्लोमेरेट फंड था जिसने अब तक के 5.5% का रिटर्न दिया है। तो ये है इस न्यू एनएफओ की पूरी जानकारी। ओवर टू यू विपुल जी। हाँ बिल्कुल। और सर ये जो सबसे पहले तो अन्ना साहब से जानना चाहेंगे कि आखिर में ये जो बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट करके जो ये एनएफओ आया हुआ है इसके काम कैसे करेगा, किस तरह के लोग ऐसे होने चाहिए निवेशक जिसमें कि जिनको कि इसमें पैसे लगाने चाहिए, थोड़ा इसके बारे में अगर आप जानकारी दे सकें सर। ओके सो देखो, जैसे अभिषेक जी ने कहा कि ये फंड ऐसा है जो 4 बिजनेस हाउसेस के पर्टिकुलर डिफरेंट यूनिक तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। सो इनका जो बेसिकली फ्रेमवर्क है ये बीएमवी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, यानी बिजनेस मैनेजमेंट और वैल्यूएशन। तो इसके अंदर अगर मैं बोलूं तो इसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है एंड इसमें हमें हर एक के अंदर 25% का एलोकेशन हो सकता है, यानी एक एक एसेट ग्रुप जो है उसके अंदर हमें 25% देखने को मिल सकता है। तो जिसके अंदर हमें इक्विटी, डेट, मनी मार्केट, रेट ये सारे ही देखने को मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द बिजनेसेस जो वो लोग कर रहे हैं। सो मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर आप एक थीमेटिक के अंदर आ जाता है, बेसिकली अगर आपके सारे पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करके हो गए हैं, यानी सारे एसेट क्लासेस में, जैसे इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर की आज हमने बात करी, ये आपने इन्वेस्ट किया है, और इक्विटी में आपने मिड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर लिया है, लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर लिया है, और थीमेटिक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें एक एक्सपोजर ले सकते हैं एसआईपी के रूप से। वैसे तो मैं एनएफओस में बहुत ज्यादा निवेश करने की सजेशन नहीं करता हूँ, लेकिन ये एक डिफरेंट तरीके का फंड है, तो एक एसआईपी के तौर पे आप एक इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। सर इसमें मतलब कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहिए, किसी भी इन्वेस्टर को, या कुछ खास तरह के लोग इन्वेस्टर्स हैं उनको ही पैसे लगाने चाहिए, कैसे देख रहे हैं आप? मतलब इस पर अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो। देखिए, अगर आपकी पोर्टफोलियो, जैसे मैंने कहा कि आपकी पोर्टफोलियो वेल मेड है, वेल स्टिच्ड है, कि आपने सारे फंड आपके जगह पर है, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वेल डाइवर्सिफाइड है, तो इसको एक एडिशनल एसआईपी के तौर पे एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो ले सकते हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर है तो एनएफओस और ये थीमेटिक फंड से दूरी बनाए रखें। अच्छा सर, इसमें अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे कि कौन से रिस्क हैं जिसकी वजह से इसमें पैसे नहीं लगाने चाहिए? ओके, देखिए जैसे मैंने कहा कि ये 4 ग्रुप्स में जाएंगे, तो अगर कोई भी एक ग्रुप के अंदर कोई दिक्कत आती है तो ये ओवरऑल पोर्टफोलियो का 25% पे इफेक्ट आ सकता है, जो कि काफी बड़ा होता है जी। वरना ऐसे हम डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड की बात करें
तो हमारा निवेश जो है ये 50 से 100 कंपनीज में निवेश होता है। तो अगर एक आधा दो सेक्टर, एक आधा दो कंपनी खराब भी होती है तो हमें इतना ज्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अगर समझो एक ग्रुप ऑफ कंपनी में दिक्कत आएगी तो वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में 25% पोर्टफोलियो हमें दिक्कत दे सकता है। सो ये इसमें सबसे बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। सो इसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यही है कि अगर कोई दो ग्रुप है जो बहुत अच्छा करता है जी। तो उस समय आपका ओवरऑल फंड का रिटर्न भी उतना ही बेहतर हो सकता है, बिकॉज आपका कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। ठीक सर। तो अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए आखिर में ये नया फंड कैसा है, इसमें क्या कुछ रिस्क हैं, क्या कुछ मिनिमम अमाउंट कितना इसमें लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चलें। उससे पहले सर आपसे समझना चाहेंगे, आज हमारा जो फोकस रहा, बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम में काफ़ी लेट जुड़े होंगे, कुछ लोग अभी जुड़े होंगे, लेकिन चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे क्या टिप्स जो है अन्ना देना चाहेंगे, ख़ास तौर से अगर जो लोग गोल्ड फंड या सिल्वर फंड में पैसे लगाने जा रहे हैं, वो लोग जो कि अब तक बात कर रहे थे, बात सुन रहे थे और अब नया हाई देख करके उनको लग रहा है कि आगे 10 साल बाद अगर हमें अपने बच्चों की शादी करनी होगी तो हो सकता है इतना महंगा हो जाए सोना कि हम खरीद ही ना पाएँ, अभी से थोड़ा थोड़ा करके जुटाना शुरू कर दो। उन सब के लिए जो अब पैसा लगाना चाह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? चलते चलते क्या टिप्स है? ओके, सो बेसिकली मैं यही कहूंगा कि गोल्ड और सिल्वर जो है ये एक डाइवर्सिफिकेशन का माध्यम है। कभी अगर हम देखेंगे कि इक्विटी मार्केट नहीं चल रहा है, तो जैसे हम लास्ट 1 साल से देख रहे हैं कि बिल्कुल। गोल्ड सिल्वर ने जिस तरह से रिटर्न दिया है, ये कहीं ना कहीं इक्विटी को आउट परफॉर्म किया है। तो यदि अगर ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होता तो आपका पोर्टफोलियो आज शायद हमें जो 1 साल से जीरो रिटर्न देखने मिल रहा है एक तरीके से, या आप सिंगल डिजिट में रिटर्न देख रहे हैं, वो शायद हम थोड़ा ज्यादा बेहतर होते हुए देख सकते थे। तो बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन के नजरिए से गोल्ड सिल्वर को अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने सर, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब भी आप आते हैं बड़ा ही हमारे जो दर्शक हैं उनका ज्ञानवर्धन होता है और लोग आपके फ़ैन हैं ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी बीच बीच में आप अपना समय निकाल करके हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहिए। आज के लिए आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले जो आखिरी की जो बात कही है ना अन्ना साहब ने, उसको ध्यान रखिए कि देखिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि अगर आप इक्विटी में अगर आप खाली निवेश कर रहे होते तो बीते 1 साल में हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में कोई ख़ास रिटर्न ना या तो नहीं होता या नेगेटिव होता या जीरो होता। हाँ, कोई अगर शेयर पे अगर इंडिविजुअल शेयर चल गए हैं तो वो अलग विषय है, लेकिन अगर आप किसी फंड में लगा रहे हैं हो सकता है आपको रिटर्न वहाँ पर मिलते हुए ना दिखाई दे। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर होता तो वो जो है आपके पोर्टफोलियो को इस समय हरा निशान जो है वो दिखा रहा होता, वहाँ से आपको मजबूती मिल रही होती। तो सोने चांदी में निश्चित रूप से निवेश करके चलें। गोल्ड ETF, गोल्ड फंड, ये दोनों विकल्प आपके लिए खुले हैं। और गोल्ड में अगर आप ETF के ज़रिए निवेश करने को अन्ना का मानना ये है कि वो ज़्यादा बेहतर मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है बाकियों के मुकाबले थोड़ी सी आसानी होती है। हाँ, अगर आपका कोई अगर आपके पास समस्या ये है कि आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप गोल्ड फंड में जाकर के निवेश कर सकते हैं। तो बिल्कुल अपनी सिप जारू रखें, एक मुश्त लगाने के बजाय अभी थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें। थोड़ी सी 5-10% निवेश अगर एक मुश्त ही लगाना है तो अभी जो है थोड़ा लगाएं, बाकी पैसे 7%, 8%, 10% के गिरावट के बाद लगाएं, ये अन्ना जी का कहना था। तो आज का सिप का टिप आपको कैसा लगा? हर रोज़ शाम को 4 बजे जुड़ जाइए अपने पोर्टफोलियो को लेकर के। और अगर आज आपका पोर्टफोलियो या आपका सवाल अब नहीं ले पाए उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, कल जुड़िए। और बाकी जो लोग शेयर बाज़ार पर सवाल पूछ रहे थे वो सुबह 10 बजे जुड़िए, दोपहर 1 बजे जुड़िए, सब समय आप ही का है। मुझको फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बोनस के साथ बने रहिए। नमस्कार।